सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस द्वितीय प्रश्न पत्र से क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको आगामी यूपीएससी मेंस जीएस 2 और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप 2013 से लेकर 2025 तक सबको कंप्लीट आप अगर देख लिए तो आपको आंसर राइटिंग में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए। उत्तर हम परिचय देते हैं। भारत में वर्ष 1997 में पेश किए गए नागरिक चार्टर का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए सेवा वितरण मानकों को निर्धारित करके शासन को बढ़ाना था। हालांकि 2 दशकों से अधिक समय से संचालन में होने के बावजूद नागरिक संतुष्टि बढ़ाने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने पर उनका प्रभाव उल्लेखनीय नहीं रहा। अब हम नागरिक चार्टर के बारे में समझते हैं। नागरिक संतुष्टि मानकों और सेवाओं का विवरण, सेवाओं और उपयोगकर्ताओं की पात्रता, सरल और उपयोगी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है दंड प्रावधानों का अभाव। नंबर 2 खराब कार्यान्वयन। नंबर 3 है नियमित समीक्षा और अद्यतन का अभाव। नंबर 4 है अप्रभावी शिकायत निवारण तंत्र। नंबर 5 है जागरूकता की कमी। नंबर 6 है गैर समावेशी प्रक्रिया। नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1 है गैर अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के साथ चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी होने चाहिए। नंबर 2 है चार्टर के निर्माण में एवं संशोधन में नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। नागरिक चार्टर में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नागरिक संतुष्टि को बढ़ाने की क्षमता है। भारतीय संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता कई चुनौतियों से बाधित हुई है। हालांकि सही सुधारों के साथ इन मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है और नागरिक चार्टर भारत में सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। अब हम भूमिका देखते हैं। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था या लोकपाल है जो सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संदर्भ में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जबकि लोकपाल भ्रष्टाचार से निपटने में एक शक्तिशाली साधन हो सकता है, यह कथन कि एक राष्ट्रीय लोकपाल चाहे वह कितना भी मजबूत हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान
नहीं कर सकता, गंभीरता से विचार करने योग्य है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता का दायरा भ्रष्टाचार और वित्तीय दुर्भावना के दायरे से परे है, जो लोकपाल का फोकस है। अनैतिकता की प्रकृति और दायरा। सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। इसमें भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता का दुरुपयोग, अधिकारों का उल्लंघन और अन्य अनैतिक प्रथाएं शामिल हैं। अब पॉइंट 2 देखते हैं, नैतिक शिक्षा का अभाव। सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या नैतिक शिक्षा की कमी में गहराई से निहित है। पॉइंट 3 है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता का मुद्दा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी गहराई से निहित है। अब हम पॉइंट 4 देखते हैं, संरचनात्मक और प्रणालीगत मुद्दे। अक्सर सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या संरचनात्मक और प्रणालीगत मुद्दों से जुड़ी होती है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन। सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें अखंडता और अनैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना, नैतिक शिक्षा को शामिल करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन लाना और सभी प्रकार के अनैतिक व्यवहार के खिलाफ कड़े कानून लागू करना शामिल है। एक मजबूत लोकपाल निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, लेकिन यह अकेले ही सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल ISAF की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों, सुरक्षा उलझनों भरा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियां हैं तथा उस अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। 200 शब्दों में हमें लिखना है इसका उत्तर। हम भूमिका पर चलते हैं। 2014 में अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF की वापसी। – 2014 में अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF की वापसी का क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुख्य भाग, भारत के लिए चुनौतियां। तालिबान, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों को क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की इजाज़त मिल सकती है। पॉइंट 2, ऐतिहासिक संबंधों और कुछ गुटों पर प्रभाव के साथ पाकिस्तान का तालिबान के साथ एक जटिल रिश्ता रहा है। तालिबान के पुनरुत्थान का पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसे शरणार्थियों की आमद या सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। भारत के सामरिक हितों की रक्षा। कूटनीतिक, भारत, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों सहित क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनयिक पहल में लगा हुआ है। पॉइंट 2, क्षमता निर्माण। भारत ने अफगानिस्तान को सैन्य और सुरक्षा सहायता प्रदान की है, जिसमें अफगान सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण
और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। अब हम पॉइंट 3 देखते हैं, सीमा प्रबंधन। भारत ने अपने सीमा प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। पॉइंट 4 है, खुफिया जानकारी एकत्र करना। भारत ने सीमा पार गतिविधियों पर नज़र रखने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं में वृद्धि की है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अफगानिस्तान से ISAF की वापसी एक संभावित सुरक्षा शून्य प्रस्तुत करती है, जिससे क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत को आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अफगान सरकार और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी खुफिया क्षमताओं में सुधार और क्षेत्र में अपने सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। हम प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। मोतियों के हार परियोजना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से आप क्या समझते हैं? इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षेप में रूपरेखा तैयार कीजिए। 200 शब्दों में हमें लिखना है इसका उत्तर। 200 भूमिका। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और सैन्य अड्डों के नेटवर्क के विकास के माध्यम से भारत के लिए चीन की रणनीतिक घेराबंदी के संदर्भ में किया जाता है। यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश के आसपास के देशों में नौसैनिक अड्डों, वाणिज्यिक बंदरगाहों और अन्य सुविधाओं की एक स्ट्रिंग स्थापित करने के चीन के प्रयासों को संदर्भित करता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत पर प्रभाव। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करती है, क्योंकि वह खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच को खतरा है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह। पॉइंट 3, इन देशों में चीन की मौजूदगी उसे उनकी नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता भी देती है, जिससे संभावित रूप से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जिबूती नौसेना बेस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। समुद्री कूटनीति। पॉइंट 2 है सैन्य आधुनिकीकरण। तीसरा है विकास सहायता। चौथा क्षेत्रीय सहयोग, बुनियादी ढांचे का विकास। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिसमें अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना, क्षेत्र के अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करना और अपने पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में निवेश करना शामिल है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए भारत का सक्रिय दृष्टिकोण उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब हम प्रश्न 20 देखते हैं। हाल के कुछ वर्षों में भारत और जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है, पर अब भी वह उनकी संभाव्यता से बहुत कम है। उन नीतिगत दबाव को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध है। अब हम उत्तर परिचय देते हैं। भारत और जापान ने हाल के वर्षों में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास की संभावना काफ़ी हद तक अपर्याप्त है। कई नीतिगत बाधाओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के विस्तार में बाधा उत्पन्न की है। वह मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने में काफ़ी प्रगति की है। संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित
कई सहयोगी पहलें स्थापित की गई हैं जो आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में योगदान दे रही हैं। हम पॉइंट 2 देखते हैं। उच्च स्तरीय यात्राओं और संवादों ने घनिष्ठ जुड़ाव को सुविधाजनक बनाया है, जिससे व्यापार सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। इस प्रगति के बावजूद भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक विस्तारित और गहरा करने की पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता बनी हुई है। पॉइंट 3 टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं। चौथा है नियामक बाधाएं। पांचवा है कराधान। छठा बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। सातवां है बुनियादी ढांचा। भारत और जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए 8 उपाय हैं। सुरक्षा, संवाद और सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहल, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, नए एशिया की शुरुआत में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया, उन्नत संवाद और आदान प्रदान। आठवां है व्यापक आर्थिक जुड़ाव। अब हम निष्कर्ष पर देखते हैं। इन बाधाओं और उनके आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए भारत और जापान को अपने नीति समन्वय को बढ़ाने और अपने नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मौजूदा चुनौतियों से निपटने और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। अब हम प्रश्न 21 देखते हैं। बांग्लादेश में ढाका के शाहबाग स्क्वायर पर हुए विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रवादियों और इस्लामी ताकतों के बीच समाज में बुनियादी विभाजन का पता चलता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? 200 शब्दों में हमें इसे लिखना है। अब हम उत्तर भूमिका पर चलते हैं। ढाका बांग्लादेश में शाहबाग स्क्वायर में फरवरी 2013 में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेताओं के युद्ध अपराध मुकदमे के खिलाफ था। उन्होंने बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष उदारवादी ताकतों और इस्लामी समूहों के बीच वैचारिक विभाजन पर प्रकाश डाला है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। ढाका में शाहबाग स्क्वायर का भारत के लिए महत्व। अब हम पृष्ठभूमि देखें। शाहबाग विरोध प्रदर्शन फरवरी 2013 में अब्दुल कादिर की सज़ा के साथ शुरू हुआ। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बांग्लादेश की 1971 की लड़ाई के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता मोल्ला पर मुकदमा चलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मोल्ला के लिए मौत की सज़ा की मांग की और अन्य जमात नेताओं पर अत्याचार करने में पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया। पॉइंट 2 राष्ट्रवादी बनाम इस्लामी ताकतें। शाहबाग विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेशी समाज में राष्ट्रवादी ताकतों के बीच एक गहरे विभाजन का खुलासा किया है, जो युद्ध अपराध ट्रायलों का समर्थन करते हैं और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना चाहते हैं, और इस्लामी ताकतें जो ट्रायलों का विरोध करती हैं और उसे बढ़ावा देना चाहती हैं ताकि उनका अपना एजेंडा चल सके। इस विभाजन का भारत पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और जिसने अपने स्वयं के सांप्रदायिक संघर्षों का अनुभव किया है। पॉइंट 3 भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर। शाहबाग विरोध प्रदर्शन का असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ा है। भारत ने युद्ध अपराध परीक्षणों का समर्थन किया है और इसे बांग्लादेश में राष्ट्रवादी ताकतों के प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा गया है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ लोगों ने भारत पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है और भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर चिंता व्यक्त की है। निष्कर्ष: शाहबाग स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और इस्लामी ताकतों के बीच संघर्ष को उजागर किया है। बांग्लादेश का पड़ोसी होने के नाते भारत की देश की स्थिरता
और सुरक्षा में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। विरोध प्रदर्शन का भारत पर प्रभाव सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और अपनी सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हम प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं का विवेचना कीजिए। क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय है? इसे हमें 200 शब्दों में लिखना है। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। पिछले 2 वर्षों में मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रम ने भारत के लिए अवसर और चिंताएं दोनों प्रस्तुत की हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत ने लोकतंत्र की ओर बदलाव का संकेत दिया है, लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव, सुरक्षा खतरों और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। मुख्य भाग: विकास समझौतों पर हस्ताक्षर, सामुदायिक विकास के लिए अनुदान सहायता, खेल परिसर और शैक्षणिक सहयोग। अब हम पॉइंट 2 देखते हैं। सुरक्षा साझेदारी के क्षेत्र में क्या हुआ? नंबर 1 रक्षा सहयोग हुआ, पुनर्वास केंद्र। पॉइंट 3 आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, मुद्रा स्वैप समझौता आदि। पॉइंट 4 है भारत मालदीव संबंधों में चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ, चीन का प्रभाव, आगे की राह, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, चिंताओं को संबोधित करना, क्षेत्रीय नेतृत्व। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। जैसे जैसे भारत मालदीव संबंध विकसित हो रहे हैं, भारत को राजनीतिक स्थिरता, कट्टरपंथ और चीन के प्रभाव पर चिंताओं से निपटना होगा। इंडो पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होकर प्रभावी संचार के माध्यम से चिंताओं को संबोधित करके और क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाकर भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है और मालदीव के साथ अनुकूल और स्थिर संबंध सुनिश्चित कर सकता है। प्रश्न 23 से भारत श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक देशी कारक विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं। 200 शब्दों में हमें लिखना है। भूमिका: श्रीलंका के प्रति भारत की विदेश नीति को आकार देने में घरेलू कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें ऐतिहासिक संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं, जातीय मुद्दे, राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक हित व सार्वजनिक भावना जैसे कारक शामिल हैं, जो अपने पड़ोसी श्रीलंका के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों का महत्व: तस्करी से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास, सुरक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति और सैनिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक सहयोग समझौता। रामायण से लेकर श्रीलंका में चोलों के आक्रमण तक, ब्रिटिश उपनिवेश से लेकर वर्तमान तक। जाति और राजनीतिक गतिशीलता: श्रीलंका के प्रति भारत की विदेश नीति तमिल जाति मुद्दों से संबंधित घरेलू विचारों से प्रभावित रहती है। भारत में एक महत्वपूर्ण तमिल आबादी की उपस्थिति और श्रीलंका में तमिल समुदाय के साथ ऐतिहासिक संबंध तमिल अधिकारों और सुलह से संबंधित मामलों पर भारत के रुख को प्रभावित करते हैं। अब हम पॉइंट 2 देखते हैं। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं: श्रीलंका के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से भी प्रभावित है। पॉइंट 3 है आर्थिक हित। चौथा है भू राजनीतिक विचार, जनता की राय और घरेलू राजनीति। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कंक्लूजन: भारत श्रीलंका संबंधों को आकार देने और विदेश नीति को प्रभावित करने में घरेलू कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक देश के भीतर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विचारों की
परस्पर क्रिया उनके द्विपक्षीय संबंधों की प्रकृति को प्रभावित करती है, जो विदेश नीति निर्णयों को आकार देने में घरेलू गतिशीलता के महत्व पर प्रकाश डालती है। अब हम प्रश्न 24, गुजराल सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। परिचय। अब हम इंट्रोडक्शन देंगे। गुजराल सिद्धांत 1990 के दशक में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों के एक समूह को संदर्भित करता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य भारत और उसके पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। गुजराल सिद्धांत 5 सिद्धांतों पर आधारित है। एक तरफा रियायतें देना, गैर हस्तक्षेप, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब हम इसकी वर्तमान प्रासंगिकता देखते हैं। नंबर 1 है, गुजराल सिद्धांत आज भी भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में प्रासंगिक बना हुआ है। ये सिद्धांत भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति विदेश नीति, विशेषकर आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्रों में मार्गदर्शन करते रहते हैं। पॉइंट 2, गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करते हैं, जो आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण पर जोर देते हैं। इस सिद्धांत का निरंतर अनुप्रयोग पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है, आपसी विकास और स्थिरता को बढ़ावा देता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। गुजराल सिद्धांत भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिद्धांतों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सिद्धांत की प्रासंगिकता पर कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं। इसके सिद्धांत अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करते रहते हैं, खासकर आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्रों में। हम प्रश्न 25 देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, विश्व बैंक और IMF, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूट्स के रूप में जाना जाता है, दुनिया की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था की संरचना का समर्थन करने वाले 2 अंतर सरकारी स्तंभ हैं। बाह्य रूप में विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की अनेक समान विशेषताएं हैं, तथा उनकी भूमिका व अधिदेश स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। व्याख्या कीजिए। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित 2 अंतर सरकारी संगठन हैं। कुछ समानताओं के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका, उनके कार्य और अधिदेश एक दूसरे से अलग हैं। अब हम मुख्य भाग, पहले हम अंतर समझते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य। विश्व बैंक का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करके निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। IMF का प्राथमिक लक्ष्य भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे देश को ऋण और नीति संबंधी सलाह करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। हम दूसरा, सदस्यता। विश्व बैंक में 189 सदस्य देशों से बना है, जबकि IMF में 190 सदस्य देश हैं। IMF की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है, जबकि विश्व बैंक एक स्वैच्छिक संगठन है। संरचना। विश्व बैंक 2 अलग अलग संस्थानों, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से बना है। प्रत्येक की अपनी शासन संरचना है। IMF के पास एक एकल शासी निकाय, गवर्नेंस बोर्ड, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि से बना है। वित्त पोषण। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में
बांड जारी करके और सदस्य देशों से उधार लेकर धन जुटाता है, जबकि IMF के संसाधन मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा भुगतान किए गए कोटा सदस्यता से आते हैं। अब हम पांचवा मुख्य कार्य क्षेत्र। विश्व बैंक मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि IMF का ध्यान व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय संकट का सामना करने वाले देशों को ऋण प्रदान करने पर है। निष्कर्ष पर चलते हैं। विश्व बैंक और IMF वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं, कार्य और जनादेश अलग अलग हैं। विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि IMF मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और ज़रूरतमंद देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। प्रभावी नीति निर्माण और आर्थिक विकास के लिए उनके विशिष्ट अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। अब हम निष्कर्ष पर